हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में जो है कि फ्रेंड्स आप सभी का जो है 35 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 35 क्वेश्चन में आई होप आप सभी को जो है सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में फ्रेंड्स जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट 36 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 35 आप सभी का कंप्लीट हो चुका है। जिसको भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको करा रही हूँ फ्रेंड्स, वो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल इंडिया, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सभी में जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो बताइए फ्रेंड्स, जो प्रॉफिट है यानी कि जो लाभ की अगर हम बात करेंगे, लाभ यानी कि जो भी लाभ के बारे में, लाभ के जो नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है J.A. सुम्पीटर ने, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि P.A. सैमुएल्स ने, थर्ड ऑप्शन कह रहा है एल्फ्रेड मार्शल ने, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पांचों ऑप्शन आपको मैंने आपको बता दिए हैं। आप में से किसको पता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो J.A. सुम्पीटर हैं, इन्होंने सन 1934 में, ठीक है, सन 1934 में क्या किया था, लाभ का नवाचार सिद्धांत दिया था। और सुम्पीटर कहते हैं कि उद्यमी मूल्य, ठीक है, जो उद्यमी मूल्य होता है वो निर्माण गतिविधियों को जन्म देने की अपनी हैसियत के आय के चक्राकार प्रवाह को विकसित करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था फ्रेंड्स, इन्होंने 1934 में लाभ का नवाचार सिद्धांत दिया, ठीक है। जो सुम्पीटर जो है फ्रेंड्स, ये जन्मदाता कहे जाते हैं किसके, लाभ के नवाचार सिद्धांत के, ठीक है। तो कंफर्म हो गया आप सभी को। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका ये है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप सभी के सामने जो है 37 क्वेश्चन नंबर आ गया। 37 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये फ्रेंड्स जो है आपका अर्थशास्त्र है, यानी कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक यानी कि इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स जो कि आपका है शाही बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा बैंक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए ऐसा कौन सा बैंक है जिसको हम शाही बैंक या फिर इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं, और कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में जो है शाही बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, शुरुआती समय में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है 1921 में की गई थी, और यह जो है औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था। सन 1955 में इसका जो राष्ट्रीयकरण करके इसे भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया, यानी कि बैंक जो है फ्रेंड्स SBI, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक जो आपका आंसर दिख रहा है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या है शाही बैंक के नाम से जाना जाता था, और इसको फिर लास्ट में क्या किया गया, नाम इसका चेंज करके इसको भारतीय स्टेट का नाम दे दिया गया। इसके पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ओके, कंफर्म हुआ सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सभी को कंफर्म हो गया, सभी को समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 38 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1965 से 68, सेकंड कह रहा 1966 से 69, 1968 से 71, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी योजना है जो 3 वर्ष के अवकाश के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो योजना अवकाश, वह समय या वर्ष है
जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हो जाए। ठीक है, योजना अवकाश यानी कि 1966 से 69 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लागू किया गया था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जिस समय युद्ध हुआ था उस समय यह योजना जो है लागू की गई थी। उस समय कब, कौन से टाइम पे अगर हम बात करें तो 1966 से 1969 में। इस समय क्या हुई थी, पंचवर्षीय योजना जो है यह किसी कारणवश बाधित की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1966 से 69। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें फ्रेंड्स। योजना अवकाश कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था 1966 से 69 में, जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 39 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता रही हूँ, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है LC गुप्ता समिति, सेकंड कह रहा है नरसिंघम समिति, थर्ड ऑप्शन कह रहा है चक्रवर्ती समिति, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसका जो है करेक्ट रहेगा, बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है, तो बताइए फ्रेंड्स बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति जुड़ी हुई है, इसका नाम बताइए। जिसको पता है इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो नरसिंघम समिति है यानी कि 1991 में पहली नरसिंघम समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहली नरसिंघम समिति की स्थापना की गई थी, जिसे बैंकों में सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की गई। ठीक है, और 1998 में दूसरी नरसिंघम समिति की स्थापना की गई। पहली नरसिंघम समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1991 ईस्वी में। दूसरी नरसिंघम समिति की स्थापना कब की गई, तो 1998 ईस्वी में। पहली जो नरसिंघम समिति की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, जिसे बैंकों का सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की गई। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर है नरसिंघम समिति आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चेचक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है बोटुलिज्म, तीसरा ऑप्शन कह रहा है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स, और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें, आप क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे देखिए, हाँ क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कौन सी बीमारी युद्ध के कारण हो सकती है। ठीक है, कौन सी बीमारी जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जैव आतंकवाद एजेंट यानी कि रोगजनक जीव या जैविक विषाक्त पदार्थ है। ठीक है, जिनका उपयोग मनुष्य, जानवरों या पौधों में मृत्यु और बीमारी पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैव आतंकवादी हमले यानी कि वस्तुतः किसी भी रोगजनक सूक्ष्म जीव के कारण हो सकते हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले जैव आतंकवादी एजेंट एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्सिस, बोtulism। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके होते हैं, जिसमें हम प्लेग, चेचक और टुलारियम और बुखार आपका हो गया, वायरल बुखार हो गया, ये सभी किस में आते हैं फ्रेंड्स, ये सभी जो है आपका जैव आतंकवाद में आते हैं। चेचक, बोटुलिज्म और एंथ्रेक्स, ये तीनों जो हैं आपके, ये सभी जो हैं, ये बीमारी जो है ये जैविक युद्ध के कारण हो सकती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने में। ठीक है, एक वीडियो में जो है फ्रेंड्स मैं आपका कम से कम आपका 30 से 35 क्वेश्चन जो है आपका जो है आपको मैं पढ़ा देती हूँ, बता देती हूँ, समझा देती हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, बताने में, समझाने में के क्वेश्चन। तो आप लोगों का बस इतना ही मैं कहती हूँ कि आप लोगों का क्या लगता है, आप लोग अपना वीडियो पूरा देखा करिए लास्ट तक, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी, आप लोगों का हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। और आपसे बस मैं इतना कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। चैनल जिसने सब्सक्राइब न किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता, ना आपकी मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो है एग्जाम के लिए हेल्प हो रही है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में फ्रेंड्स देखिए बात हो रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ गए हैं सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए
कोई दर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो बताइए फ्रेंड्स, भारतीय सरकार जो हमारा जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये किसमें संदर्भित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है संघ सरकार में, सेकंड कह रहा है राज्य सरकार में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि संविधान के जो अनुच्छेद 27 में भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार हैं, यह अनुच्छेद जो है व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रोत्साहन के उद्देश्य से कर देने के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अगर हम बात करें कि धार्मिक रख रखाव के लिए राज्य शुल्क लगा सकता है, ठीक है, धार्मिक रख रखाव के लिए क्या करेगा, ये राज्य शुल्क लगा सकता है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 27 में है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है ई वाला करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 41 आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर हम 42 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 के, यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन नंबर 42 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 14, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 19, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 29, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया? कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा? क्वेश्चन नंबर 42 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने आपको अनुच्छेद 27 के बारे में बताया था। अब देखिए मैं आपके यहाँ बताऊंगी अनुच्छेद 28 में क्या होता है, अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान। ठीक है, अल्पसंख्यकों का हितों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के नागरिकों को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 29। ठीक है, आपका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। याद रखिएगा अनुच्छेद 27 में मैंने आपको क्या बताया, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है मूल अधिकार। ठीक है, और अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 29 में तो अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान बताया गया। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 43 आप सभी के सामने आ गया है। क्या कह रहा है इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 फ्रेंड्स देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो बताइए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है धर्म के आधार पर, सेकंड कह रहा है जाति के आधार पर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कुल जनसंख्या समुदाय का अनुपात। ठीक है, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30, ठीक है, यहाँ पे हम किस अनुच्छेद की बात करें? अनुच्छेद 30 की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। ठीक है, किसके आधार पर दी गई है फ्रेंड्स? धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार है। ठीक है, प्रशासन करने क्या है? अधिकार है। इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि धर्म, ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आई होप आप सभी को जो है 43 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 44 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। 44 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की वृत्तियां संदर्भित हैं। तो बताइए किसमें संदर्भित हैं? कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा? फर्स्ट कह रहा है राज्य सरकार, सेकंड कह रहा है केंद्र सरकार, थर्ड कह रहा है मूल अधिकार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स 44 क्वेश्चन नंबर में मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31, ठीक है, 31A के अनुसार राज्य द्वारा मध्यस्थों यानी कि जमींदार और जागीरदार, ठीक है, जमींदार और जागीरदार के उन्मूलन से जुड़े उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं।
और विधियों को सुरक्षित करना है, ठीक है। और इससे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 31A के अनुसार, ठीक है। तो मूल अधिकार यानी कि इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 31A रखा गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। 45 देखिए क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया। 45 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 65 वर्ष तक, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 62 वर्ष तक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 70 वर्ष तक, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। जिसको पता है फटाफट से कमेंट करके बताइए। किसको पता है क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी आयु अपने पद पर कितने वर्ष तक बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 में आपको मैं बता दूं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष यानी कि 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। और 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है उसकी जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। पहले कितनी थी, 60 वर्ष थी। और 15वें जो संविधान संशोधन हुआ यानी कि 1963 में, उसमें जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो आयु है उसको 62 वर्ष से घटा करके 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इसमें आपका जो आंसर, हाँ एक मिनट आपको मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, या आपका 62 वर्ष, ठीक है। 62 वर्ष आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करें। 46 क्वेश्चन नंबर पे चलिए हम लोग आगे। 46 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने आ गया है। देखिए फ्रेंड्स, 46 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 166, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 163, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 167, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167, ठीक है, 167 यानी कि 167 के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और मंत्री परिषदों के भी निर्णय से राज्यपाल को संसूचित करे तथा राज्यपाल को जो भी जानकारी मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर वह किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे, ठीक है। किसके समक्ष विचार रखेगा, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर वो परिषद के समक्ष क्या करेगा, विचार रखेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167 जो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनका क्या क्या कार्य रहता है, मुख्यमंत्री जी का मैंने आपको बताया, ठीक है। इनका क्या क्या कार्य रहता है, मतलब ये कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो राज्यपाल को संसूचित करें, ठीक है। और राज्यपाल जो भी जानकारी मांगे वह कौन देगा, मुख्यमंत्री जी देते हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो है ये जो है मंत्री परिषद ने विचार जब बनाते हैं तो वो इनके सम्मुख बनाते हैं, ठीक है। और राज्यपाल द्वारा जो अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे जाते हैं, ठीक है। सभी को कंफर्म हो गया, इसमें जो है अनुच्छेद 167 होगा, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आई होप आप सभी को जो है 46 क्वेश्चन नंबर अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात आ रही है आपके राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री करता है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद करते हैं, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। भारत में राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा 47 क्वेश्चन नंबर में।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो, चलिए अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत में जो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको अगर पहले से पता है तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, ठीक है, अपना पद क्या करता है, धारण करता है, और सामान्यतः वह 5 वर्षों तक अपने पद पर कार्य करता है, ठीक है। तो भारत में जो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि प्रेजेंट टाइम में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए राष्ट्रपति जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 48 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 48 क्वेश्चन नंबर के हम लोग बात करेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम TADA, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आतंकवाद निवारक अधिनियम POTA, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम। इसके बाद कह रहा है डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है नहीं है, ई वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जितने भी इसमें दिए गए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी निवारक निरोध अधिनियम है, ठीक है। याद रखिएगा, निवारक निरोध अधिनियम। अगर यहाँ पे नहीं होता तो इस आपका ऑप्शन हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसमें जितने भी बताए गए अधिनियम ये सभी अधिनियम क्या है, निवारक अधिनियम है, ठीक है। निवारक अधिनियम है, निवारक निरोध अधिनियम। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम जो कि 1984 टाडा, आतंकवादी निवारक अधिनियम यानी कि 2002 पोटा, और विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी की रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974 यानी कि फोफेमोसा निवारक निरोधक अधिनियम है, जबकि विदेशी मुद्रा विनिमय निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 48 समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। 49 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केंद्र सरकार, थर्ड ऑप्शन कह रहा है राज्य सरकार, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 49 क्वेश्चन का आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा। देखिए क्वेश्चन में केवल ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है, ठीक है। प्रतिषेध की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 49 क्वेश्चन नंबर में आपका हो जाएगा आंसर कि अनुच्छेद 24, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध एक मूल अधिकार है, ठीक है। प्रतिबंध क्या है, एक मूल अधिकार है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसे कार्य करने से बचाना है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है आ जाएगा आंसर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट आपका जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 49 समझ में आ गया सभी को। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 के हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों, ठीक है, क्या किसकी बात हो रही फ्रेंड्स, अधिनियमों और विनियमों की विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, सेकंड कह रहा है कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, या फिर डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। 50 क्वेश्चन नंबर में आंसर आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा।
जिसको पता है वो कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है मैं इसको आंसर बता रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि मैम देखिए मुझे आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में 50 क्वेश्चन नंबर का आंसर समझ में नहीं आया। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैं फुल डिटेल में आपको समझा दूंगी। ओके, देखिए अभी मैं भी आपको जो है हर क्वेश्चन अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कम शब्दों में अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B की, ठीक है। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान है। इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से जोड़ा गया है, जिसे नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है फ्रेंड, जिसे किस में शामिल किया गया है, नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन 50 का आंसर समझ में आ गया होगा। इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए। अब इसके आगे की जो क्लास है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। इतने क्वेश्चन आंसर आपको जो है 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आंसर आपको पहले से आते थे कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। किस स्टेट से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।